अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट नंबर 15 जो कि हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें आज हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 15। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, स्केच अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट। तो सबसे पहले आपने ग्राफ स्केच करना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए आप लोगों ने करना क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि इन एन इंडक्टिव कॉइल अगेंस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे जो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। सो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, जब भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है किसी भी इंडक्टर से, ईएमएफ इंड्यूस होता है इंडक्टर में। और ये इट इज़ फाउंड दैट, और ये पता चला है कि ईएमएफ एंड चेंज इन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। अगर डेल्टा आई जो है चेंज इन करंट है इन टाइम डेल्टा टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होगा। सो हम लोग सपोज करें कि ई इज़ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, देन ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देयर फॉर द ग्राफ स्केच ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमें क्यों आ रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हमारे पास करंट में चेंजिंग टाइम के हिसाब से आएगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो हम लोग इसके बाद देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ। हमने बताया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडियंट क्या है, ग्राफ की या ग्रेडियंट की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ग्रेडियंट किसे बोलते हैं, स्लोप को बोलते हैं। स्लोप में बेसिकली आता क्या है कि स्लोप में बेसिकली हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आता है। सो हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट है उसमें हमें क्या सिग्निफिकेंस दिखाई दे रहा है। ग्रेडियंट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इसके हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू क्वांटिटीज, जब भी हम लोग ग्राफ को दो क्वांटिटीज के दरमियान में प्लॉट करते हैं तो उससे क्या होता है कि इट्स ग्रेडियंट शो हाउ वन क्वांटिटी यानी हाउ एक क्वांटिटी यानी किस तरह एक क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस और डिपेंडेंट क्वांटिटी। जो वाई एक्सिस पे हमेशा जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंडेंट होती है और जो एक्स एक्सिस पे होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सो हम लोग कह रहे हैं कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, तो उसकी ग्रेडियंट हमें क्या बताती है कि कैसी एक क्वांटिटी चेंज होती है। जब हम लोग दूसरी क्वांटिटी यानी एक्स वाली क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो हमारे पास वाई वाली क्वांटिटी कैसे चेंज होती है। सो उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकली है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सो इन केस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर द ग्रेडियंट इज। सो हम लोग कह रहे हैं कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इंडक्टर में, तो उसकी ग्रेडियंट हम लोग कैसे शो करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कंडक्टर नहीं इंडक्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास ग्रेडियंट कैसे आएगा, ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने वाई एक्सिस के कंपोनेंट लिखे, देन हम लोगों ने एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लिखा। देन हम लोग कह रहे हैं कि नाउ कंसीडर द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द इंडक्टर है, सॉरी कंडक्टर नहीं हो सकता। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को इंडक्टर में, तो हम लोग क्या कहेंगे, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सो हम लोग ई की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी एल यूज़ करेंगे एंड एल इज़ द इंडक्टेंस। ठीक है, एल को क्या बोल सकते हैं, इंडक्टेंस बोल सकते हैं। तो देयर फॉर बाई कंपेरिजन से हमें क्या पता चला है कि ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। नाउ इफ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज ग्रेटर, अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि लार्जर चेंज इन ईएमएफ इन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो लार्जर चेंज इन ईएमएफ पैदा हुआ है किस हिसाब से, विद अ स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट छोटा था और इंड्यूस्ड ईएमएफ का चेंज जो है वो ज़्यादा है। सो इसलिए हमें ग्राफ की ग्रेडियंट क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। सो द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज लार्ज। सो इस तरह से हमें इंडक्टेंस भी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एल का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, एल का डायरेक्ट रिलेशन है ईएमएफ के साथ। ईएमएफ अगर इंड्यूस बड़ा होगा तो एल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इंडक्टेंस की जो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
सो नाउ व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज स्मॉल, जब ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या होगा, छोटा होगा, यानी हमें जो ग्रेडियंट मिली होगी स्लोप वो कम मिल रही होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्मॉलर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इंडक्टर में, और किस हिसाब से हो रही है, विद द लार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। कॉन्सिक्वेंटली इसी नतीजतन हम लोग क्या कहेंगे कि द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज स्मॉल, तो इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होगी, छोटी होगी। सो ये हमारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन थी, आप बेसिकली जितना चाहे कर सकते हैं। अब इसके बाद ये बहुत ज़्यादा लंबा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। Therefore, the importance of gradient of the graph is between EMF and the rate of change of current is that it shows the inductance of the inductor. So now moving towards next question. Second question है, current and voltage provided by an AC generator are sometimes negative and sometimes positive. करंट और वोल्टेज जो होता है जब भी एसी जनरेटर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय एसी जनरेटर, जो एसी जनरेटर प्रोवाइड करता है वो कभी कभार नेगेटिव होता है और कभी कभार पॉजिटिव होता है। वाई फॉर एन एसी जनरेटर कनेक्टेड टू रेजिस्टर पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोग कह रहे हैं कि क्यों जब हम लोग एसी जनरेटर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर के साथ तो पावर नेगेटिव क्यों नहीं आती। सो इसका आंसर हम लोगों ने देना है, तो आंसर यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। हमें कहा हुआ है कि जब भी हम लोग रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट करते हैं एसी जनरेटर के साथ, तो इंस्टेंटेनियस जो साइनसोइडल वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस साइनसोइडल करंट जो होता है वो हम लोग कैसे शो करते हैं, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी एम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा टी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट बोथ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट्स आर इन फेज। सो इसका क्या मतलब है, जब भी हम लोग रजिस्टर लगाएंगे तो हमें जो एसी जनरेटर है जब भी हम लोग उसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पावर हमें नेगेटिव क्यों नहीं मिलता, क्योंकि रजिस्टर में मैंने आपको बताया था लेक्चर में कोई भी यानी वोल्टेज एंड करंट में से दोनों कोई भी लैग नहीं कर होता या कोई भी लीड नहीं कर होता, दोनों क्या होती हैं, इन फेज होती हैं, और इन दोनों के फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। हेयर ओमेगा टी इज द फेज एंगल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग बात करें टाइम टी के लिहाज से, तो जब भी वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो करंट भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज देयर इज नो फेज लीडिंग एंड लैगिंग प्रोसेस इन दिस केस, यानी जो रजिस्टर जब हम लोग लगाएंगे तो करंट और वोल्टेज में से कोई भी लीड या लैग नहीं कर होगा। सो करंट इज आल्सो पॉजिटिव एंड व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव करंट इज आल्सो नेगेटिव। नाउ द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज, तो पावर डिलीवर्ड हम लोग कैसे शो करते हैं, P इज इक्वल टू आई वी। दिस इक्वेशन शोज द पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब आई पॉजिटिव हो रहा है तो वी भी पॉजिटिव होगा, और जब दोनों को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें क्या मिलेगा, पावर भी पॉजिटिव मिलेगी। सो इट इज़ बिकॉज व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव आई विल आल्सो बी नेगेटिव। सो मैंने जो आपको बताया, therefore when both I and V are negative their product is positive and power is positive. If both I and V are positive their product that is power is also positive. So आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ में दिखा रही हूँ कि हमें यहाँ पे करंट बताया हुआ है, देन हमें वोल्टेज बताया हुआ है। करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है, दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव पावर ही मिली है। लेकिन जब दोनों नेगेटिव इकट्ठे क्यों हो रही हैं, बिकॉज इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्रीज है। तो दोनों जब इकट्ठे नेगेटिव हो रही हैं तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है। सो पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी क्वेश्चन में लास्ट लाइन है कि सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट वन क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव देयरफॉर पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो हम लोग कह रहे हैं कि इस जब रजिस्टर हम लोगों को लगाया होता तो इसमें हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता कि किसी भी लम्हे में हमारे पास जो एक क्वांटिटी पॉजिटिव मिले और दूसरी नेगेटिव मिले, बिकॉज क्योंकि इनके दरम्यान में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होते हैं। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज के दरम्यान में थीटा कितना होता है, 0 डिग्रीज होता है। तो जो एक काम करेगा वही दूसरा भी करेगा। लाइक अगर करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इसीलिए हमें क्या मिलता है, पावर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिटरमिन्स द ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने बताना है कि क्या चीज़ है जो डिटरमिन करती है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ,
मतलब ग्राफ जो है किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो हमें उसका जो ग्रेडियंट है वो हमें क्या बताती है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, एक्स एल से शो करते हैं। और ऑफ एन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की, मैंने आपको बताया था एक्स एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ठीक है, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। सो हम लोग कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, देयरफॉर द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसका क्या मतलब है कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, जब भी हम लोग इनके दरम्यान में ग्राफ बनाएंगे तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देयरफॉर द ग्राफ बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्लोप डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो इसकी स्लोप हमें क्या बताती है, हमें बताती है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस के बारे में। तो जब हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो उससे हमें ऑब्वियस सी बात है कि क्या पता चलेगा, इंडक्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो ओहम्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, इंडक्टर्स में। वी एम इज इक्वल टू आई एम एक्स एल, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में एसी थ्रू इंडक्टर वाले टॉपिक पे। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वी एम इज इक्वल टू आई एम एक्स एल। अब मुझे एक्स एल चाहिए तो वी एम ओवर आई एम कर दूंगी। तो वी एम हमारे पास क्या है, वी एम हम लोगों ने देखा है कि दोबारा से अगेन हमारे पास किसके बराबर भी आ सकते हैं, जो हम लोगों ने इक्वेशन में देखा था ओमेगा एल आई एम के बराबर आता है। तो जब मैंने वी एम की जगह, वी एम हमारे पास ये है ना, इसमें एक्स एल वी एम ओवर आई एम के अंदर मैंने क्या किया है, वी एम की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, ओमेगा एल आई एम को पुट कर दिया। तो हमें से क्या मिला है, ओमेगा एल मिला है। तो एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। सो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ के बराबर है। बेसिकली जो हमें मिलती है ना वो होती है 2 पाई, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 पाई ओवर टी के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे पास होता क्या है कि 1/t किसके बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करके 2 पाई एफ एल लिख रहे हैं। तो हेयर 2 पाई एफ एंड एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, साइनोसॉइडल, मतलब जो साइन थीटा के साथ जो एंगल बन रहा है, मतलब साइन का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज के लिए, उसका हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफ से। सिंस 2 पाई एल इज कांस्टेंट, 2 पाई एल हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसकी खास वैल्यू होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी एक्स एल की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम कहेंगे 2 पाई एल कांस्टेंट है तो हम लोग कहेंगे किसी भी खास पर्टिकुलर इंडक्टर के लिए 2 पाई एल कांस्टेंट है तो हमारे पास एक्स एल किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी के। एक्स एल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्स एल एंड एफ इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स ग्रेडियंट इज गिवन बाय। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें किसके दरम्यान में, एक्स एल और एफ के दरम्यान में, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के दरम्यान में, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और इसकी ग्रेडियंट हमें हम लोग कैसे शो करते हैं, अगेन ग्रेडियंट लेने के लिए हम लोग करते क्या है कि कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब है कि डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करते हैं। सो डेल्टा वाई वाले जो है साइड पे क्या गिवन है, एक्स एल गिवन है तो एक्स एल को ऊपर रख दिया, और एक्स की जगह क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो डेल्टा के साथ रख दिया। सो हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अगेन वही बातें हैं, बेशक आप लोग यहाँ से रीड कर लें, बाकी मैं आगे चलती हूँ कि ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट और वोल्टेज इज 2 पाई टाइम्स द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। सो इसका क्या मतलब है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास क्या, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो हम लोग कह रहे हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मैं करूँ एक्स एल ओवर फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ एक्स एल से, पीछे क्या रह गया, 2 पाई एल रह गया। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये जो हमारे पास होती है जब हम लोग ग्रेडियंट देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट या वोल्टेज का, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें, तो हमारे पास क्या आती है, 2 पाई टाइम्स द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर आती है, 2 पाई टाइम्स इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर आती है। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। Therefore, the gradient in this case determines the inductance of the inductor. So इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो जब भी हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं
एक्स एल ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवर फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं, स्लोप के जो हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हमें हमेशा इंडक्टेंस मिलता है। बेशक 2 पाई भी मिलता है, लेकिन 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट। हम लोग इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर की इंडक्टेंस की, सो हमें क्या मिलता है, एल मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, तो हमारे पास इंडक्टर की रिएक्टेंस पे और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आप लोग को इंडक्टर का करवा दिया था, और ये मैं इसलिए पहले करवा रही हूँ बिकॉज आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डबलिंग द फ्रीक्वेंसी डबल्स द रिएक्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टर। जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो उससे होता क्या है कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर क्या हो जाता है, डबल हो जाती है। क्यों? अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो जब हम लोग इसको डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्स, अब दूसरा जो हमारे पास है एक्स सी इज इक्वल टू 2π/f है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडक्टर के बारे में, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, कैपेसिटर की रिएक्टेंस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम डबल करते हैं फ्रीक्वेंसी को तो उससे आइडियल इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो भी डबल हो जाती है। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। और जबकि हाफ हो जाती है रिएक्टेंस किसकी, कैपेसिटर की। सो हम लोग सपोज करें, लेट एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ एन इंडक्टर, देन अप्लाई ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, अगेन वही तमाम का तमाम सोल्यूशन आपको दोबारा बता दिया। और हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल आ गया। सो ओमेगा एल की जगह मैं क्या लिख दूंगी, ओमेगा की जगह 2πf लिख दूंगी। 2πfl की डायरेक्टली 2πfl इज इक्वल टू एक्स एल आ गया। क्लियर हो गया। अब ये बात याद रखनी कि जब भी हम लोग इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे होंगे तो हम एक्स के नीचे क्या लगाएंगे, सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एल लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये क्या आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक्स के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक एल लिखा है। ये किसके लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर के, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम लोग डबल करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, किसको देखते हुए, मतलब हम लोग अब यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो आप लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Now here we have substituted the value of XL from equation B. Thus when we double the frequency of the current, the inductive reactance is also doubled. So जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल वही सेम लाइनें लिखी हुई हैं। Then हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस becomes half when frequency is double. जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो ये बेसिकली होता कैसे है, सो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास XC होता है, XC इज इक्वल टू 1/2πfc होता है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि XC का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। सो हम लोग कहेंगे जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो उस तरह से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया। अनलाइक इंडक्टिव रिएक्टेंस, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ। कब होता है हाफ, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज डबल्ड। जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स को डबल करते हैं तो लेट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, अप्लाई ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू VM/IM हो गया। देन हम लोग कहेंगे कि IM किसके बराबर है, ओमेगा सी VM के बराबर है। तो मैं I की जगह क्या पुट कर दूंगी, I की जगह मैं इस वैल्यू को पुट करूंगी एंड देन मुझे क्या मिलेगा, 1/ओमेगा C मिलेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, और C हमारे पास एज इट इज़ वापस आ गया। सो हम लोग कह रहे हैं कि जब भी लेट करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स को डबल कर रहे हैं तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। मतलब है कि ये पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी अब जब डबल करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, 2f1 आएगी, 2f आएगी। F1 तो हमारे पास पुराने वाली थी,
अब हम लोग लेट करें कि द न्यू रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज XC1, तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, XC1 कह रही हूँ। तो XC1 किया मैंने, और इसमें मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 1/2 पाई 2FC किया। देन मैं देख रही हूँ कि बेशक हमारे पास ये जो हम लोग देख रहे हैं XC हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 1/2 पाई 2F, ये मैंने न्यू डाल दी कि डबल करने की बात है, और C है। देन मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो 1/2 पाई है, और इस 2 को मैं अलहदा निकाल रही थी, ठीक है, बाहर निकाल रही हूँ, ये मेरे पास 1/2 हो गया, और FC को अगेन मैं अंदर रख रही हूँ, और ये पूरी की पूरी टर्म किसको डिनोट करिए, ये पुरानी वाली कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इंडिकेट करिए। मैं इसको क्या कहूँगी, XC कहूँगी, और ये मैं कहूँगी हाफ हो गया। सो बेसिकली इस तरह से आप लोगों ने बताना है, और इसको हम लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। हेयर द वैल्यू ऑफ XC सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम इक्वेशन Y, इक्वेशन Y से वैल्यू ऑफ XC को सब्सटीट्यूट किया गया। इक्वेशन Z जो है, ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है हाफ XC, हमें क्या बता रही है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाता है जब भी हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पीक वैल्यू ऑफ द साइन वेव इज 1000 वोल्ट्स, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली होती क्या है, इफेक्टिव वैल्यू इज द RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू हमारे पास क्या थी, VRMS निकालना है, तो हमारे पास क्या दिए, वोल्ट्स दिए हुए, तो हम लोग वोल्टेज की बात करें, VRMS निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैक्सिमम वोल्टेज को डिवाइड करूँगी √2 से। सो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है और हो जाएगा। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ साइन वेव इज कॉमनली नोन एज रूट मीन स्क्वायर्ड और सिंपली RMS वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा 707 वोल्ट्स। देन लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट सॉरी, show that the reactance is measured in ohms for both inductors and capacitors। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और इससे जो फोर्थ क्वेश्चन हमने किया वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो है इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इन दो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के यूनिट्स ओहम्स कैसे हो सकते हैं, हम लोगों ने ये बताने हैं। तो स्टूडेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जो ऑपोजिशन जो की जाती है या ऑपोजिशन करता है, कौन करता है, इंडक्टर किसको करता है, अब अल्टरनेटिंग करंट को करता है। जब भी अल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर ऑपोजिशन ऑफर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे XL से। L हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आता है, ठीक है। Now if Vm and Im are the respective maximum values of voltage and current, अगर Vm और Im वोल्टेज और करंट के मैक्सिमम वैल्यूज हैं तो हम लोग अप्लाई करेंगे ओहम्स लॉ, एंड XL इज इक्वल टू Vm/Im, और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट से इंडिकेट करते हैं और उसका यूनिट वोल्ट है, जबकि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। सो हाउ एवर वोल्ट एवर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट एवर एम्पेयर किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। Therefore, unit of measurement of the inductive reactance is ohm। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होनी चाहिए, ओहम होनी चाहिए, जिसको हम लोग ओमेगा से शो करते हैं। The next one is a capacitive reactance। Capacitive reactance is a position offered by a capacitor to the flow of current. If Xc is a capacitive reactance of a capacitor and current Im is flowing through it when connected across a voltage source Vm, then apply Ohm's law। Ohm's law इस पे भी अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे Xc इज इक्वल टू Vm/Im। V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स होता है, I का यूनिट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स होता है। सो हम लोग कहेंगे कि वोल्ट ओवर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देयरफॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज मेजर्ड इन ओहम विच इज इंडिकेटेड बाय ओमेगा। So now next question is the last question, question number 7। What is the principle of ECG? ECG का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ECG बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर्स इन हार्ट। इलेक्ट्रो से मतलब है बिजली, बिजली को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कार्डियो मतलब हार्ट से, ग्राम का मतलब ग्राफ बनाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिक चेंजेस को जो कि अकर होती हैं हार्ट में यानी दिल में ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। दिल की जो साइकिलों के दरमियान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं, ECG बोलते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट पिक्स अप द इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय द हार्ट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पिकअप करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, जो प्रोड्यूस की जाती है बाय हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल, मायोजेनिक मसल जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करती है, उसको कौन पिकअप करता है, उसको ये इंस्ट्रूमेंट ईसीजी पिकअप करता है। ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब भी हार्ट कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिक करंट को ये मेजर करता जाता है। It works on the principle that a contracting muscle generates a small electric current that can be detected and measured through electrodes suitably placed on the body. तो ये वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करता है, ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब भी कंट्रैक्टिंग मसल जनरेट्स होंगी तो अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भी कंट्रैक्टिंग मसल कंट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोड से, जो कि बॉडी के ऊपर रखी जाती है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पिक्स अप द करंट एंड ट्रांसमिट दैम टू एन एम्पलीफायर, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इस करंट को लेगा, पिकअप करेगा और उसको ट्रांसमिट कहाँ करेगा, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या करता है, इस सिग्नल्स को बढ़ा चढ़ा के मैं दिखाता है, लाइक छोटे से सिग्नल बिल्कुल माइन्यूट सा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा हमें ब्रॉड करके दिखाएगा, विच रिकॉर्ड्स देम ऑन अ पेपर एज अ वेवी लाइन, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, वेवी लाइन मिलते हैं। सो आप लोगों ने, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों ने अपने बायो की बुक में देखा होगा, जो हमारे पास हार्ट वाला चैप्टर है उसमें हमें दिखाया गया कि हमारे पास ईसीजी के ग्राफ्स कैसे बनते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।